मुद्दों की अगर बात करें, मुद्दों की पिच पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बीजेपी तय करती थी कब जन कल्याण, रेवड़ी क्या है और क्या जन कल्याण है वो ये भी तय कर देते थे। लाभार्थी एक वर्ग, एक जाति भी क्रिएट कर दी, किस मुद्दे को कब कितना उठाना है और उसी पर विपक्ष उस पिच पर खेलता दिखता था। इस बार गेम पलट गया है। तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे भी अब बीजेपी आगे कितने तय कर पाएगी और वो मुद्दे क्या होंगे? महंगाई, बेरोजगारी, आम जनता के जो सरोकार हैं उनकी गूंज क्या अब एम्पलीफाई बढ़ती हुई दिखाई देगी? अब देखिए, सुकेश जी सवेरे से एक अंग्रेजी के फिक्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्ली मूवर एडवांटेज। तो मैं भी उसी का इस्तेमाल करूंगा। मेरा मानना यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने यह दिखाया है कि पिच हम तैयार करेंगे। हमारे हिसाब से आपको एक प्रतिक्रियात्मक, एक रिएक्टिव किस्म का चुनाव लड़ना ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी रिएक्टिव मोड में दिखी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी रिएक्टिव मोड में थी पूरी की पूरी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिएक्टिव मोड में थे। वो 40% के खिलाफ उनको 85% बोलने लगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार 40% की नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार का मसला एक खास तरह का मसला है। जब भाजपा के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है तो भाजपा ये नहीं कहती कि हम भ्रष्ट नहीं है। भाजपा ये कहती है कि आप ज्यादा भ्रष्ट हैं। लगातार दिल्ली में महानगर पालिका का चुनाव देख लीजिए, उसमें भी ये हुआ। वहां तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो भाजपा वाले बचाव भी नहीं करते थे अपना, कुछ और कहने लगते थे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में ये हुआ। अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमारी विरासत पे अगर चलेगी कांग्रेस, हमारी उम्मीद है। उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत है भ्रष्टाचार और निकम्मापन। उस पर अगर कांग्रेस चली तो कांग्रेस का 5 साल भी पूरे नहीं हो पाएंगे। 2.5-3 साल में ही उनकी सरकार गिर जाएगी, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो भाजपा की विरासत को तो उठा के उन्हें कूड़ेदान में फेंकना होगा। तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई अब और एक और छोटी सी बात। वो कह रहे थे कि आपने जातिवाद चलाया, आपने ध्रुवीकरण किया। देखिए, जो नतीजा है वो बता रहा है कि कांग्रेस को सभी वर्गों के वोट मिले हैं। बिना इसके नतीजा नहीं आ सकता था। उनको वोकलिगाओं के वोट मिले। हम लोग कहते हैं अहिंदा नीति, वो अहिंदा लिंगा वोका हो गया है। ये 1 मिनट के लिए अब रोक रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು तो अभी कन्नड़ में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, हिंदी में भी बोलेंगे। जैसे ही हिंदी में बोलेंगे हम वो काटेंगे और आपको दिखाएंगे। बात वही कही जाएगी, पर पहले क्योंकि कर्नाटक का चुनाव है तो वो स्थानीय भाषा का इस्तेमाल भी लाजमी हो जाता है। अब आप अपनी बात बिल्कुल पूरी कीजिए। ये कहा जाता है कि देवराज अरस ने अहिंदा की नीति बनाई थी और सिद्धरमैया उस नीति को लागू करने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव में साफ दिखा कि वो अहिंदा, वोका और लिंगा सभी मिल गए। पूरे कन्नड़ समाज का जबरदस्त समर्थन कांग्रेस को प्राप्त हुआ है। उन्होंने जनता दल सेकुलर से भी वोट छीने हैं, उनके आधार को भी छीना है, भाजपा का लिंगायत आधार भी छीना है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कांग्रेस को बहुत प्रसन्न होना चाहिए। इसमें एक और फैक्टर है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए अभय। और ये मैं और सुकेश आज जब लंच कर रहे थे, हम चर्चा यही कर रहे थे कि अब बीजेपी क्या बताएगी। जैसे बंगाल में कि भाई 73 आई, अरे 3 से 73 आई है। वो बता दिया बीजेपी ने। ओ, बता दिया। 36% वोट मिले हैं उनको। गुरु प्रकाश ने छूटते ही कहा कि हमारा वोट बैंक बरकरार है। मैंने कहा हम यही चर्चा कर रहे हैं। हर चुनाव हारने वाला यही करता है। पर वोट बैंक तो बरकरार है। वोट बैंक बरकरार नहीं है। देखिए, वोट बैंक का तब, वोट बैंक यानी आपके जो जेबी वोट हैं वो तब पता चलते हैं जबकि सामुदायिक वोटों का आंकड़ा सामने आता है। सवाल ये कि इधर उधर से आपने बहुत जगहों में जो मुख्य प्रतिशत बनता है वो तो आपके उम्मीदवार कई जगह, तमाम जगह हार जाएं, इससे भी कम सीटें आती तब भी वोट उतने हो सकते थे। आप ये सोचिए, इतने वोटों में जब आपको उतनी सीटें मिलती, जब इतने वोटों में इतनी सीटें आपको कैसे मिली? हाँ, इसका तर्क ये भी है कि 2.5% वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस को, पर सीटें कम थी, उसकी 24 कम थी। हाँ, और अब इस पर देखिए, आपको उतने ही वोट मिले लेकिन आपकी सीटों की हालत क्या है? आपका ग्राफ तो नोज नीचे जा रहा है पूरी। आपने भ्रष्टाचार की जो बात की, भ्रष्टाचार को लेकर एक लड़ाई केंद्र स्तर पर भी चल रही है। है। स्थानीय स्तर पर 40% कमीशन, पे, सीएम वगैरह वगैरह।
ऊपर एक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लगातार ताल ठोक रहे हैं सीबीआई के डायमंड जुबली फंक्शन में भी, आईएएस ऑफिसर्स को भी, कि पीछा नहीं छोड़ना, इस लड़ाई का भ्रष्टाचारियों इस को हम लड़ाई जेल का- में डालेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। और विपक्ष कह रहा है कि ये तो दबाव बना रहे हैं, ये बेजा इस्तेमाल है सीबीआई, आईटी और बाकी एजेंसियों का, और अडानी के सवाल से कन्नी काट रहे हैं प्रधानमंत्री। अभी रिपोर्ट भी आने वाली है 15 तारीख को जी, जी। सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल, वो होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई क्या देशव्यापी अब होती दिखेगी? पहले से देशव्यापी है। देखिए, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में एक खास पहलू है जो नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है। हमेशा होता ये था, जो विपक्ष में होता था वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाता था भ्रष्टाचार का। ऐसा ही तो हुआ है हर बार। ये पहली बार हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री, वो विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों की पूरी मंडली है, इसलिए हमारे खिलाफ एकजुट हुई जा रही है। यानी विपक्षी एकता की जड़ में उनका भ्रष्टाचार है, ये वो कहना चाहते हैं। तो कह दोनों रहे तरफ, हैं, सीधा सीधा। दोनों तरफ से ये आरोप लग रहा है। कर्नाटक का चुनाव उसी का एक छोटा रूप था। कर्नाटक के चुनाव में जो बहस चल रही थी उसका वो एक छोटा रूप था। दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। जनता ने किसकी बात सुनी? स्पष्ट है, नतीजे बताते हैं कि जनता ने विपक्ष की बात सुनी, जनता ने सत्ता पक्ष की बात नहीं तो सुनी। भ्रष्टाचार की गूंज